हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक की वीडियोस में हम लोग देख रहे थे किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं पिछले एचसीएस के अंदर, तो वो आप लोग अभी तक नहीं देख पाए हैं तो देख लीजिएगा। एक एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पहले जो है उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसका सिलेबस प्रॉपर देखो, उसका पैटर्न प्रॉपर देखो, क्या बुक्स उसके लिए ज़रूरी है। इस प्रकार से तमाम चीज़ों को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। पहले एनालाइज किया होगा तो फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, नहीं तो अंधेरे में चलते रहेंगे आप, जो कि बहुत गलत चीज़ है। तो इसलिए जो है हम लोगों ने पहले पिछली वीडियोस के अंदर ये तमाम चीज़ें, तमाम जो बातें थी वो कर ली है। आज हम लोग बात करेंगे कि पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप लोगों को कौन कौन से पढ़ने हैं, और थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि अप्रोच भी हमें पता हो कि किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए पढ़ते टाइम पर, टॉपिक्स को क्या पढ़ें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो दो प्रकार के बच्चे हैं। एक वो साथी हैं जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, पहले पॉलिटी को 2 3 4 बार एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ रखी है या फिर कहीं अदर सोर्सेज से पढ़ रखा है। एक वो बच्चा है जो पहली बार पॉलिटी को पढ़ेगा। तो दोनों की अप्रोच में मेरे ख्याल से फर्क होता है। और पहली बार में जब भी कोई पढ़ता है तो वो समझने में ही टाइम लगा देता है कि ये मामला क्या है, पॉलिटी क्या है। दूसरी बार में उसको याद रहती है चीजें, तीसरी बार तक फिर वो ये सोच पाता है कि अच्छा क्वेश्चन यहां से बनेंगे। लेकिन अभी एचसीएस में इतना टाइम नहीं है, तो आपको तीनों चीजें एक साथ करनी पड़ेगी। यानी आपको क्वेश्चंस भी कैसे बनते हैं वो भी देखना पड़ेगा, याद भी रखने की कोशिश करनी पड़ेगी, और सिलेबस भी पूरा करना है। तो तीन चीजें एक साथ करोगे, लेकिन आप जुनूनियत के साथ इन तीनों चीजों को करोगे तो एक बहुत ही टाइम बाउंड मैनर के अंदर ये चीज हो जाएगी, जो कि आपको आगे बहुत राहत देगी। तो इसलिए अभी जो है ना, थोड़ा सा अपने आप को परेशानी देने में कोई दिक्कत नहीं है, दे के देखिएगा और चीज़ों को एकदम तरीके से करिएगा, ताकि तीनों तीर जो है वो एक साथ चलाए जा सके। यानी याद भी रखना है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी देख के पढ़ना है, और साथ में पूरा सिलेबस भी करना है ना। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हम लोग बात करते हैं। एक सीक्वेंस भी मैं बता रहा हूं, जिस सीक्वेंस में बता रहा हूं मेरे ख्याल से पॉलिटी उसी सीक्वेंस में पढ़ी जानी चाहिए, तो बच्चे को बहुत अच्छे समझ में भी आती है ना। एक सीक्वेंस होता है हर सब्जेक्ट का, और हर सब्जेक्ट का एक क्रक्स होता है। अगर क्रक्स आपके मुट्ठी में आ गया तो फिर वो सब्जेक्ट समझिए आपका हो गया, ठीक है ना। अदरवाइज आप उसमें सोचते रहते हैं कि नहीं ये तो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस प्रकार की चीजें रहती है। तो कई बार क्या होता है कि आप लोग जो है पढ़ते तो रहते हैं बट क्वेश्चंस नहीं देख पाते हैं उसके। और फिर कई बार क्या अगर लगता है कि आपको सब्जेक्ट को इस आधार पर आप तय कर रहे होते हैं कि आपने 10 क्वेश्चन देखे उस सब्जेक्ट के, उसमें से आपको 2 नहीं आ रहे थे, 8 आ रहे थे, तो आपको लग रहा है नहीं अभी तो सब्जेक्ट तैयार नहीं है मेरा। ऐसा नहीं होता है। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स जो 10 10 15 15 साल से पढ़ा रहे हैं, क्या पता उनको भी वो 2 क्वेश्चन ना आ रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ नहीं है, बट बाकी की जो चीजें हैं उन पर आपकी अप्रोच कैसी थी, और उन 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपका साइंटिफिक जो मेथड था वो क्या था, साइंटिफिक एवेल्यूएशन आपकी क्या कह रही थी, वो सारी चीजें निर्भर करती है। तो इसलिए अपने आप को उस टाइम पर बहुत ही ये मत सोचिए कि बहुत ही मतलब ये है कि मेरे को तो आता ही नहीं है सब्जेक्ट, और इस प्रकार से नहीं सोचना है उस टाइम पर, राइट। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को, और इसमें देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो देखिए सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये पता होना चाहिए आपको। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। संविधान क्या है जब आप ये पढ़ोगे तो उसी टाइम पर मेरे ख्याल से आपको ये भी डिफरेंस पता होना चाहिए, नेशन और स्टेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये पता होना चाहिए, नेशन और स्टेट, राज्य और राष्ट्र में क्या डिफरेंस है, दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, नेशन किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो नेशन और स्टेट का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार की, इसके बाद दुनिया का जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब बना है, किस प्रकार से चीजें हैं, कब से शुरुआत हुई इन चीजों की, तो हल्का सा वो आइडिया होना चाहिए बस। तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, एक टॉपिक आप पढ़ लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और नेशन और स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। नेशन बनने के लिए क्या जरूरी चीजें हैं और स्टेट बनने के लिए क्या जरूरी चीजें हैं, बस इतनी सी बात है। उसके बाद अगली बात आती है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। संविधान की जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ते हो आप लोग, तो मुझे लगता है कि आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पढ़ना शुरू करना चाहिए। 1773 से जो रेगुलेटिंग एक्ट है वहां से लेकर आपको 1947 का जो लास्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है वहां तक पढ़ने की आवश्यकता होती है। 1773 से लेकर 1947 के बीच में कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि 1773 का खुद ये वाला आपको ढंग से पढ़ा होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट,
उसके बाद जो है आपको 1813, 1833, उसके बाद 1858 का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आगे वालों में कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं 1861-62 का जो है, 1892 का जो है, उनमें से हल्का फुल्का जो कि बजट वगैरह को लेकर जो क्वेश्चन है वो एक दो वही है, वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी कवर हो जाएगा, या थोड़ा सा हल्का सा वो देख लिया। ऐसा नहीं कि आप पूरा रट रहे हैं उसको, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं उस सब्जेक्ट को, ठीक है। उसके बाद फिर आप चलिएगा 1909 मॉर्ले मिंटो, उसके बाद फिर 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। उसके बाद 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये वाला होना चाहिए। उसके बाद फिर लास्ट जो है 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये एक्ट है। लेकिन अब मैं ये नहीं कह रहा कि इन एक्ट्स को तुम लोग रटो। मेरे ख्याल से अगर तुम्हारे पास सही नोट्स है या तुम लोगों की अप्रोच सही है, नोट्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो आपके पास कहीं भी क्लास नोट्स हो, किसी टीचर के नोट्स हो, या फिर कोई अच्छी बुक भी हो, तो उसमें से अगर इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी है, वैसे बुक्स के अंदर तो बुक वाले को क्या करना होता है कि बहुत सारी चीजें डालनी पड़ती है। कल को किसी भी एग्जाम के अंदर कोई चीज आ गई तो बच्चा जो है फिर बुक के लिए सोचता है कि इसमें सारी चीजें नहीं थी, लेकिन टीचर जो होता है वो एनालिसिस करके पढ़ाता है। उस टाइम पर वो जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की महत्वपूर्ण चीजें हैं वही डालेगा उसके अंदर और वही पढ़ाएगा आपको। तो वो उस प्रकार की अगर चीजें आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज आई विल ट्राई कि मैं आपको एक छोटे स्तर के नोट्स दे दूं जिसमें 80-85 पेज हो सिर्फ, और वो काम चलाने के लिए काफी है। क्यों? क्योंकि वो बैच जो है एसएससी वो नोट्स जो है वो एसएससी बैच के हैं, और यूपीएससी एचएस बैच के जो नोट्स है वो तो मैंने भी खुद बहुत बड़े बनवा रखे हैं। उनकी भी लेंथ अगर देखोगे तो बहुत सारे पेजेस है उसके अंदर, मोर देन 350 to 400 पेजेस होंगे उनके अंदर ऑलमोस्ट, जो कि बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से इतने टाइम में करना उचित भी नहीं है। लेकिन एचएस हाँ, जिसने कर रखा है पहले पॉलिटी को बहुत ढंग से, वो वाले भी कर सकता है। लेकिन जो छोटे नोट्स है ये एसएससी बैच वाले, वो ही एचएस को आपको कवर कर देंगे अगर आपको थोड़ा सा उनको ढंग से पढ़ लोगे तो, ठीक है ना। वो मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा आपके टेलीग्राम वाले पे, जो अजय बुढ़ानिया 1 ग्रुप है उस पर, ठीक है। तो ये एक एक्ट्स जो है इनके बारे में थोड़ा सा आपको ठीक ठाक पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो 1813 वाला है उसके अंदर 3 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। 1833 में 1-2 ही बातें हैं, 1858 में 1-2 बातें हैं, 1909 में 2-3 बातें हैं जो पता होनी चाहिए, 1919 में भी उसी प्रकार से 2-3 बातें हैं। तो ये इस तरह से आपको पता होना चाहिए। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप उसके बाद पढ़ेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसके बाद अगला टॉपिक आपका होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिएगा, शुरुआत करनी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ते टाइम संविधान की मांग, 1895 में बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, फिर संविधान सभा की बात आ जाएगी। संविधान सभा की बात आ जाएगी तो वो आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया है। उसके बाद संविधान सभा के विचार को पहली बार जो है ब्रिटिशर्स ने कब स्वीकार कर लिया था, 1940 में, आपको पता होगा, अगस्त प्रस्ताव। उसके बाद फिर संविधान सभा कब बनी, तो वो सारी चीजों को उस प्रकार से आपको पता होना चाहिए, है ना। तो संविधान सभा का जो है ना, पहली बात तो डिमांड, संविधान की मांग पहले, फिर संविधान सभा की मांग शुरू हो जाती है। उसके बाद डिमांड के बाद जो फॉर्मेशन में क्या पता होना चाहिए, संविधान सभा की संरचना के बारे में पता होना चाहिए। संविधान सभा की संरचना जो है उसको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, फॉर्मेशन में क्या पढ़ोगे, जैसे कि संविधान सभा में सदस्य कहां से आए थे, कितने आए थे, प्रिंसली स्टेट्स यानी देसी रियासतों से कितने थे, और ब्रिटिश प्रोविंसेस यानी ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे, तो वो आपको पता होना चाहिए ढंग से, ठीक है। उसके बाद फिर संविधान सभा की संरचना जैसे ही हो जाती है आपकी पूरी, उसके बाद आपको पढ़ना होता है संविधान सभा की बैठक। तो महत्वपूर्ण बैठकों में जब आप लोग देखते हो तो सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है 1946 में, उसमें क्या हुआ था पता होना चाहिए। उसके बाद 11 दिसंबर की बैठक का पता होना चाहिए। उसके बाद 13 दिसंबर की बैठक जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसमें नेहरू द्वारा लाया गया था, ठीक है ना, तो वो पता होना चाहिए, उद्देश्य प्रस्ताव जिसमें लाया गया था। उसके बाद से बीच की मीटिंग्स आपको ना पता हो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट मीटिंग्स का पता हो, लास्ट की बैठक कब हुई थी, संविधान सभा ने जो है कितना समय लिया संविधान को निर्माण करने में, इसके बाद जो है कब जो है संविधान को स्वीकार किया गया, कब संविधान पूरी तरह से लागू हुआ, इस प्रकार की चीजें जो आपको ढंग से पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, दिक्कत नहीं है। तो उस भाव से पढ़ना है। अब संविधान सभा आप 4 दिन पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है उसका। एक दिन जो है 2 घंटे के अंदर जो है संविधान सभा को बहुत ढंग से आप निचोड़ के पढ़ सकते हैं। इसके अंदर फिर तीसरी चीज आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर संविधान सभा की जो इंपॉर्टेंट कमेटीज बना रखी थी, समितियां क्या है, जैसे कि यूनियन पावर कमेटी, संघीय शक्ति समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघीय संविधान समिति, इनके चेयरमैन कौन थे, स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था,
इस प्रकार से अध्यक्ष कौन थे उन समितियों के, जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उनके अध्यक्ष कौन थे, ये डायरेक्टली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एचसीएस में भी पूछे जाते हैं, तो वो पता होना ही होना चाहिए आपको। ठीक है, तो समितियां पढ़ेंगे आप लोग, कमेटीज कौन कौन सी बनी थी और उनके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है ना, जैसे फ्लैग कमेटी थी, झंडा समिति थी, उसका अध्यक्च कौन था, तो इस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स के लिए सब कमेटी थी, उसका अध्यक्ष कौन था, तो उस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगली बात आती है फिर सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे ख्याल से ये समझ गए हो आप, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंपॉर्टेंट पार्ट है, ढंग से पढ़ना है, ये कह रहा हूं मैं। उसके बाद है आपका सोर्सेज। सोर्सेज पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती है, तो इसलिए सोर्सेज में अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो 8-10 देशों के सोर्सेज आप लोगों को पढ़ने होते हैं। जैसे कि यूएसए से शुरू करोगे, यूएसए है, यूके है यानी ब्रिटेन है, उसके बाद आपका ये है आयरलैंड है, उसके बाद आपका रशिया यानी यूएसएसआर है, इसके बाद आपका ये फ्रांस है, इसके अलावा साउथ अफ्रीका है, इसके अलावा और भी जो कंट्रीज से जहां जाते, कनाडा है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, इन देशों से हम लोगों ने क्या लिया है, तो 7-8 सोर्सेज है, मेरे ख्याल से 7-8 देश है जिनके सोर्सेज आपको पता होना चाहिए। लेकिन वो सोर्सेज पढ़ते टाइम पर जो है ना, ढंग से उनको याद भी करने की कोशिश करना है साथ साथ, और उनमें कोई सेग्रीगेशन का ऐसा मेथड अपने दिमाग में बनाइए, इमेजिनेशन में, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक याद भी रहे। ठीक है ना, क्योंकि एक बार पढ़ लिया बट बाद में तो भूल गए तो चीजों का मतलब नहीं है ना, तो इस प्रकार से करने का कोशिश करना है। तो सोर्सेज में कंट्रीज से, किस देश से, सोर्सेज में क्या पढ़ोगे, किस देश से क्या लिया हुआ है, किस देश से क्या लिया हुआ है, हमारे संविधान में जो चीजें हैं वो कहां से क्या ली हुई है। जैसे कि भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली हुई है, जिसके अंदर क्या होता है, सेंटर स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत केंद्र के साथ हमारी संघात्मक व्यवस्था है, जो कहां से ली है, कनाडा से। लेकिन संघीय देश अगर देखा, संघात्मक व्यवस्था पूरी तरह से अगर देखे तो फेडरलिज्म का सही उदाहरण कौन है, यूएस से, लेकिन हमारी संघात्मक व्यवस्था कहां से है, कनाडा से है। तो इसीलिए जो है हमारा अर्ध संघीय सिस्टम है, क्वासी फेडरल है हमारा देश का सिस्टम। ठीक है, तो वो बात मैं कह रहा हूं, तो इसलिए ढंग से पढ़ना उनको इसी अप्रोच के साथ। नेक्स्ट देखो, उसके बाद आ जाओ फिर शेड्यूल्स। शेड्यूल में से क्वेश्चन पक्का पक्का रहता ही रहता है एग्जाम्स के अंदर। 12 शेड्यूल है, ढंग से पढ़ो। 8 पहले थे, बाद में 4 और जोड़ दिए गए, तो टोटल हो गए 12। अब इन 4 के अंदर पहली बात तो यह पता होनी चाहिए कब जोड़े गए, कौन सा संविधान संशोधन करके इनको जोड़ा गया, यह बात ढंग से पता होनी चाहिए। और ये 4 बाद में जोड़े तो इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया कि बाद में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से हमें और जरूरत पड़ गई, तो इसलिए इनको तो चारों को, लास्ट वालों को तो बहुत ढंग से पढ़ना है। तो 8 पहले वाले भी ठीक ठाक पता होना चाहिए आपको। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा उसमें रट रहे हो, बट जैसे कि शेड्यूल 1 पढ़ रहे हो, शेड्यूल 1 के बाद शेड्यूल 2 आया, शेड्यूल 2 में जैसे कि क्या, सैलरी की बात कर रखी है। किसकी बात है, शेड्यूल 2 जो आपकी अनुसूची 2, उसमें वेतन भत्तों का उल्लेख है। किसके वेतन भत्ते, ये पता होना चाहिए। शेड्यूल 3 पढ़ोगे तो ओथ एंड अफर्मेशन, शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख है। किसको शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख है, प्रेसिडेंट की है कि चीफ मिनिस्टर की है कि मंत्रियों की है, किसकी है, वेतन भत्ते किसके, तो इस प्रकार से पढ़ना है बस, और कुछ नहीं है। तो बहुत एनालिटिकल मैनर में पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है। और पॉलिटी का क्वेश्चन मैं कहता हूं अगर आप छोड़ रहे हैं तो फिर, और गलत हो रहा है तो बड़ा चिंता का विषय है ये, है ना, ये अफोर्डेबल नहीं है ये चीज, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड एरिया है पॉलिटी का। अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो 19, 18, 17 प्लस क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ 20 के 20 हो जाए तो सबसे बढ़िया है पॉलिटी में, तो ये अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि लिमिटेड सिलेबस है और उसमें से आने की संभावना है। कभी कभार 1-2 हट के आ जाता है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन इन चीजों में जो आने की संभावना है वो तो ढंग से पढ़ो। ठीक है, तो शेड्यूल 12 के 12 ठीक ठाक पढ़ने आप लोगों को। लास्ट के आपके 11वां और 12वां आपको पता है पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए बाद में जोड़ा गया था। ठीक, उसके बाद प्रियम्बल। अब प्रियम्बल पढ़ते टाइम क्या है, प्रियम्बल जो है पढ़ते टाइम प्रस्तावना जब आप लोग पढ़ोगे तो जैसे अनुसूचियां पढ़ी थी आपने ढंग से, उसी प्रकार जब प्रस्तावना पढ़ोगे तो प्रियम्बल या प्रस्तावना जब पढ़ोगे तो उस टाइम पर क्या अप्रोच होनी चाहिए, उस टाइम ये होनी चाहिए प्रस्तावना की वर्ड बाय वर्ड तुम लोगों की पढ़ी हुई हो, याद नहीं चाहिए, याद नहीं करो, पढ़ी हुई हो ढंग से। याद मैं नहीं कहता कि तुम सुनाओ प्रस्तावना, गलती नहीं होनी चाहिए कोई, ये कोई तरीका नहीं है, नहीं याद हो सकती, ऐसे रटना थोड़ी तोते की तरह उसको नहीं सुनाने की जरूरत है। लेकिन वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहां से लेके ये पता होना चाहिए वी द पीपल ऑफ इंडिया क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद 5 जो वर्ड्स है कि इंडिया इज ए सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री, ये पता होना चाहिए पांचों का सीक्वेंस और इनका मतलब क्या है। व्हाट इज सेक्युलरिज्म, क्या है सोवरेनिटी का क्या मतलब है, ये पता होना चाहिए ढंग से। उसके बाद जो है भारत का संविधान भारत के लोगों को क्या प्रदान करता है,
ये आपको ढंग से पता होना चाहिए। क्या प्रदान करता है? जैसे कि न्याय प्रदान करता है, जस्टिस, इक्वलिटी। इक्वलिटी किस चीज की? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। तो क्या है वो ढंग से पता होना चाहिए इस प्रकार से लास्ट तक। फिर लास्ट में एक डेट लिखी हुई है, वो क्या है। इसके बाद प्रस्तावना जो है संविधान न्यायालयों में, सॉरी, प्रस्तावना में जो है संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है। तो इस प्रकार की चीजें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रस्तावना पढ़ते टाइम अप्रोच होनी चाहिए कि क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। तो ये प्रस्तावना इस प्रकार से पढ़ोगे। उसके बाद है फिर नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इंपॉर्टेंट आर्टिकल की जब मैं बात कर रहा हूं तो मान के चलिए कि 1 से 51 तक आपको सभी आर्टिकल्स का पता होना चाहिए। 1 to 51, 1 से 51 तक आर्टिकल्स जो है उनका आपको आइडिया होना चाहिए, और मैं तो कहता हूं याद होने चाहिए। याद होने चाहिए कि जब मैं कहता हूं तो बच्चा सोचेगा कि कैसे होगा सर, इतना टाइम कहाँ है, वी हैव ओनली 50 to 55 डेज, कैसे करेंगे। करना तो पड़ेगा भाई, काम नहीं चलेगा इसे, है ना। तो फिर सिटीजनशिप के आर्टिकल्स छोड़ सकते हो, एक याद रख लेना 11वां ढंग से, बाकियों को छोड़ दोगे तो काम चलेगा। इसके अलावा कोई सा भी आर्टिकल मिस नहीं कर सकते आप। बीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स बेसिकली बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का मैंने इसीलिए लिखा है यहाँ पे कि 1 to 51 तो कंप्लीट पता होना चाहिए। उसके बाद सेलेक्टिव हो जाए, जैसे प्रेसिडेंट पढ़ोगे, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ोगे तो सेलेक्टिव आर्टिकल, ठीक है। उसमें काम ज्यादा जरूरी है, याद रखना ना कि आर्टिकल याद रखना। तो उसके बाद वाले में ये चीज हो सकती है। यहां तक मेरे ख्याल से आर्टिकल्स का पता होना चाहिए ठीक ठाक। उसके बाद है पार्ट 1। पार्ट 1 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें आर्टिकल कहां से कहां तक आता है आपका। आर्टिकल आता है उसमें 1 से 4 तक, आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आता है आपका। तो पहले आर्टिकल में क्या है, भारत का नाम है, क्या नाम लिखा हुआ है पता होना चाहिए। पीछे कंट्रोवर्सी में रहा है, इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, उसमें ये लिखा हुआ है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये बात लिखी हुई है, ठीक है ना। लेकिन संघ में क्या लिखा है, यूनियन लिखा हुआ हम लोगों ने, फेडरेशन कहीं नहीं लिखा हुआ है। इस प्रकार की बातें पता होनी चाहिए। दूसरे आर्टिकल में क्या है, नया राज्य बनाने के बारे में कौन से में, इस तरह से पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो पार्ट 1 में इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए ढंग से। उसके बाद है आपका पार्ट 2 जो सिटीजनशिप है, वो भाग 2 के अंदर आ जाता है ना, पार्ट 2 के अंदर। तो भाग 2 में नागरिकता है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है इसमें। तो नागरिकता पढ़ते टाइम पर आपको नागरिकता प्राप्त करने के जो 5 प्रकार है वो पता होना चाहिए। इसके बाद नागरिकता समाप्त जो हो सकती है 3 प्रकार की, वो पता होना चाहिए। लेकिन उसमें जो नागरिकता जो है डिप्राइवेशन से, यानी वंचित जो हम लोग कर सकते हैं, वो वाली बात ढंग से पता होनी चाहिए। वी कैन डिप्राइव, यानी वंचित कर सकते हैं किसी में किसी की नागरिकता से हम लोग किसी को, तो वो किस आधार पर कर सकते हैं, ये बातें ढंग से पता होनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से पढ़ते टाइम जो वो क्वेश्चन ऐसे यहां से बनते हैं। तो वो आपको 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और 3 प्रकार से समाप्त। अब समाप्ति में भी जो वंचित कर देना है, एक तो खुद से छोड़ सकता है, दूसरा टर्मिनेट हो सकता है, किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेगा तो, और तीसरा क्या है, नागरिकता से वंचित कर सकते हैं। तो वंचित किस किस आधारों पर कर सकते हैं, ढंग से पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की जब मैं बात कर रहा हूं, फंडामेंटल राइट्स की जब मैं बात कर रहा हूं, तो पार्ट 3 मैं कह रहा हूं अगर ढंग से पढ़ो किसी टॉपिक पे, सबसे ज्यादा टाइम लगा के पढ़ो, तो एक तो फंडामेंटल राइट्स पे लगाओ सबसे ज्यादा टाइम, उसके बाद प्रेसिडेंट पे लगाओ, और फिर लोकसभा राज्यसभा पे लगाओ, यानी पार्लियामेंट पे। बस इन 3 चीजों पे सबसे ज्यादा टाइम लगेगा आपका, और लगाना जरूरी है। इसके अलावा संविधान सभा वाला पार्ट पे, शेड्यूल्स में, इनमें बहुत ज्यादा टाइम लगाना है आपको, क्योंकि आपके क्वेश्चंस बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। मौलिक अधिकारों को जब पढ़ोगे तो इसमें आप कोई सा भी नहीं छोड़ सकते, 12 से लेकर 35 तक एक एक आर्टिकल पता होना चाहिए, ढंग से पता होना चाहिए। और ढंग से पता होने का मतलब है कि पढ़ने का तरीका, आप जद्दोजहद कर रहे हो कि आर्टिकल 12 में क्या लिखा हुआ ये, लेकिन आर्टिकल 12 से क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसके बारे में आपने सोचा ही नहीं। आर्टिकल 14 आपने पढ़ लिया, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ ये कहां से लिया हुआ है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहां से लिया हुआ है, अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, समझे बात को। तो इसलिए पूरा होलिस्टिक अप्रोच से पढ़ना है भैया, ठीक है ना। तो 12 से 35 तक ये फंडामेंटल राइट्स ढंग से पढ़ना है। इसके बाद जब आप लोग रिजर्वेशन से संबंधित बात करोगे तो केसेस है कुछ एक रिजर्वेशन से संबंधित, जैसे नागराज केस है, इंदिरा साहनी केस है, वो वाले आपको ठीक से पढ़ने हैं। उसके बाद आप आर्टिकल 21 को जैसे आप पढ़ोगे फंडामेंटल राइट्स में, तो उसमें भी कई सारे केसेस है, तो वो आपको थोड़ा ठीक होना चाहिए, पता ढंग से पता होना चाहिए। एडल्ट्री वगैरह जो है उससे संबंधित कौन सा केस था, धारा 370 जो आईपीसी की, उसको समाप्त किया गया या उसको उसके अंदर जो चेंजेस है,
तो उससे संबंधित केस था वो कौन सा था, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना, इस प्रकार से पता होना चाहिए। और फंडामेंटल राइट्स ढंग से पढ़ने। उसके बाद नेक्स्ट आपका डीपीएसपीज। डीपीएसपीज क्या है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक पता होना चाहिए एक एक आर्टिकल। इसमें ज्यादा बातें ना पता हो, केवल आर्टिकल पता हो तो भी काम चल जाएगा, कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। इसमें केसेस वेसिस का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन कुछ एक आर्टिकल बाद में जोड़े गए, वो कब जोड़े गए ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जैसे 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11 है टोटल, तो 11वीं का पता होना चाहिए ढंग से, बाकियों का थोड़ा थोड़ा पढ़ा होना चाहिए। लेकिन इससे बैकग्राउंड में जैसे कि किस कमीशन की रिपोर्ट, किस कमीशन की सिफारिश के आधार पर इसको शामिल किया गया था, कब शामिल किया गया था, इस प्रकार की चीजें। जैसे जो सवर्ण सिंह कमेटी बनी थी, तो उसकी उस समिति की अध्यक्षता जो है सरदार सवर्ण सिंह ने की थी। तो उन्होंने जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो सुझाई थी सरकार को, उसमें से केवल 8 ली गई थी, तो उसमें टैक्स वाली बात उनकी नहीं मानी गई थी। तो उस प्रकार का जो है ना ढंग से पढ़ने का है आपको, ताकि आइडिया रहे, ठीक है। 10 जोड़ी गई थी इनिशियली, एक को बाद में जोड़ा गया था, लेकिन वो 10 में से सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 8 ही थी, बाकी जो है 2 सरकार ने खुद से मिलाई। तो इस प्रकार से थोड़ा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, बहुत ढंग से पढ़ना है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ढंग से पढ़ लिया, मानो गवर्नर कम पढ़ना पड़ेगा, और बहुत सारे और टॉपिक साथ साथ कवर हो जाते हैं। जैसे नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी करते हैं, तो उसमें और चीजें भी कवर हो जाती है, कई आर्टिकल याद रख जाते हो आप। तो इस पे टाइम लगाना है, अच्छा टाइम लगाना है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की पावर से 8 प्रकार की पावर्स होती है राष्ट्रपति के पास, जैसे कि आपातकालीन शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स है, इमरजेंसी पावर्स है। इसके अलावा फाइनेंशियल पावर्स है, वित्तीय शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। इसके अलावा राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर, यानी राष्ट्रपति के पास जो आपकी ये कार्यकारी शक्तियां हैं। तो इस प्रकार की शक्तियों के बारे में ठीक ठाक पता होना चाहिए आपको सभी, ठीक है। मिलिट्री पावर्स है राष्ट्रपति की, तो वो सब आपको ढंग से पढ़ना है। तो राष्ट्रपति टॉपिक पे अच्छा टाइम लगाओ। उसके बाद उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति टॉपिक में भी ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, केवल इंपॉर्टेंट चीजें देखो फटाफट से। योग्यता वगैरह क्या है, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है, उसके नाते उनके पास क्या क्या शक्तियां होती है, उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति बन सकता है, चुनाव जो है अगर मृत्यु हो जाती है तो कितने वर्ष, कितने टाइम पीरियड में चुनाव होना चाहिए, ये तमाम चीजें जो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति टॉपिक आपको पढ़ना है। तो वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री जब आप पढ़ रहे हो, तो अगेन मंत्री परिषद जो है वो राष्ट्रपति को सिफारिश करती है किसी भी चीज की, उसको सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद होती है, उसकी सहायता और सलाह पर ही राष्ट्रपति कार्य करते हैं। तो मंत्री परिषद में कितने अधिकतम मंत्री हो सकते हैं, ये बात जो है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी कि 15% ही मंत्री हो सकते हैं, ठीक है ना। क्या मंत्री परिषद की जो है सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, क्या इसमें कभी कोई बदलाव हुआ है, इस प्रकार की बातें आपको पढ़नी है। उस टाइम फिर प्रधानमंत्री पढ़ोगे तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में क्या संबंध है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लेकर जो है क्या रिलेशन, क्या क्या जो है उनके बीच में चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां हैं, प्रधानमंत्री किस सदन का नेता होता है, इस प्रकार की चीजें। प्रधानमंत्री के पास कौन कौन से विभाग होते हैं, प्रधानमंत्री किस किन चीजों का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, इस प्रकार की बातें पता होना चाहिए उस टाइम पर। उसके बाद एजीआई, अगेन एजीआई ढंग से पढ़ना है, आर्टिकल 76 बहुत ढंग से पढ़ना है, एक एक बात इंपॉर्टेंट है एजीआई की, बहुत ढंग से। एजीआई की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, 15 मिनट लगाओगे, 20 मिनट आधा घंटा में पढ़ दोगे टॉपिक, कोई लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। मंत्री परिषद में मंत्रियों के प्रकार, कैबिनेट शब्द शुरू में नहीं था, बाद में जोड़ा गया, वो चीजें बहुत ढंग से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट, संसद। पार्लियामेंट पढ़ोगे तो पार्लियामेंट का आर्टिकल याद रखना है संसद के बारे में। उसके बाद लोकसभा के बारे में ढंग से पढ़ना है, राज्यसभा के बारे में ढंग से पढ़ना है, फिर लोकसभा राज्यसभा का कंपैरिजन, टाइप्स ऑफ बिल्स, कौन कौन टाइप्स ऑफ बिल्स जो है यानी विधेयकों के प्रकार, कितने प्रकार के बिल्स होते हैं, ये ढंग से पता होना चाहिए। कौन से सदन में कौन सा रखा जा सकता है, किस पर ज्वाइंट सीटिंग हो सकती है, किस बिल पर ज्वाइंट सीटिंग नहीं हो सकती है, ये पता होना चाहिए। किस में राष्ट्रपति जो है हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकता है, किस में मना कर सकता है, धन विधेयक को लेकर लोकसभा की क्या शक्तियां हैं, राज्यसभा की क्या शक्तियां हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन हार है, क्वेश्चन आर, जीरो आर, ये ढंग से पढ़ो। इसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटीज, बहुत ढंग से पढ़ना है। पार्लियामेंट्री कमेटीज जो संसदीय समितियां हैं, बहुत ढंग से पता होना चाहिए। जैसे फाइनेंशियल कमेटियां हैं 3, तो एस्टिमेट कमेटी होगी, पब्लिक अकाउंट कमेटी होगी, एक कमेटी जो है पब्लिक अंडरटेकिंग्स को लेकर है, तो सार्वजनिक उपक्रम समिति, तो ये लोक लेखा समिति और
आपकी ये एस्टिमेट कमेटी, ये तीनों समितियां तो बहुत ढंग से पता होना चाहिए सदस्यों के बारे में और सब कुछ, लेकिन बाकी जो स्टैंडिंग कमेटीज है उनके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। और समितियों को ठीक ठाक पढ़ना है, मंत्री इनका सदस्य नहीं बन सकता, इस प्रकार की। तो जहां भी चीजों में लगे आप लोगों को कि इस समिति में से ये क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो वहां पे उसको अंडरलाइन कर लेना है, या उसको चाहे अलग से जो है ना अपने दिमाग में किसी प्रकार से सेट कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से समितियां पढ़ते टाइम पर इन बातों का ध्यान रखना है, या फिर संसद पढ़ते टाइम पर इन बातों का ध्यान रखना है कि लोकसभा राज्यसभा को ठीक ठाक पढ़ो, उनके कंपेरिजन को ठीक ठाक पढ़ो, ठीक है। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के बारे में पता हो थोड़ा, कोरम के बारे में पता हो थोड़ा सा, ठीक है ना, इस प्रकार से पता होना चाहिए। उसके बाद है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 टू 151 ठीक ठाक पता होना चाहिए। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या कार्य है, क्या करता है, कौन अपॉइंट करता है, तो वो क्या क्या कार्य है, किस प्रकार से होते हैं, वो सारी चीजें। लोकलेखा समिति के साथ क्या संबंध है कैग का, वो भी पता होना चाहिए। उसके बाद फिर गवर्नर टॉपिक आ जाएगा, राज्यपाल, ठीक से पढ़ना पड़ेगा राज्यपाल को भी। राज्यपाल की जो आपकी सविवेक शक्तियां हैं वो ढंग से पता होनी चाहिए। जब राज्यपाल पढ़ोगे तो राज्यपाल को कुछ एक स्टेट्स के मामले में विशेष शक्तियां हैं, कुछ एक स्टेट्स को जो है विशेष शक्तियां, विशेष प्रावधान कर रखे हैं आर्टिकल 371 के तहत। जैसे कि 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के लिए है, 371A जो है उसके अंदर नागालैंड के लिए है, 371B के अंदर असम के लिए है। तो पता होना चाहिए कौन से राज्य के लिए विशेष प्रावधान है, तो वो भी पता होना चाहिए गवर्नर पढ़ते टाइम आपको, ठीक है। तो गवर्नर की शक्तियों के बारे में, अध्यादेश की शक्तियां गवर्नर की, सब चीजों का ढंग से पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है फिर विधानसभा एंड विधान परिषद। तो राज्य विधानसभा और विधान परिषद ठीक ठाक पता होना चाहिए। विधानसभा और विधान परिषद, स्पेशली जब विधानसभा पढ़ोगे और विधान परिषद पढ़ोगे तो एक तो इनका क्या पता होना चाहिए आपको कि विधान परिषद जो है क्यों नहीं बना रखी है राज्यों ने, क्योंकि विधान परिषद के पास ज्यादा शक्तियां नहीं होती है। किसी भी विधेयक, किसी भी बिल को लेकर जो है जब लोग विधानसभा पास कर देती है, विधान परिषद में जाता है, तो विधान परिषद के पास क्या क्या अधिकार है ये ठीक से पता होना चाहिए आपको, है ना। तो इस प्रकार से पढ़ने की आवश्यकता है, और विधानसभा विधान परिषद को ठीक ठाक पढ़ लेना, ठीक। उसके बाद फिर जुडिशरी आ जाती है। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर का मतलब है सुप्रीम कोर्ट पढ़ते टाइम ज्यादा टाइम लगाना है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट पढ़ते टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एक अभिलेख न्यायालय के तहत कार्य करती है। कौन से आर्टिकल के तहत? न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों नियुक्ति कौन करता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजे क्या है, सारी चीजों को बहुत बारीकी से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में आजकल ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए हैं सभी आर्टिकल, कुछ 7-8 आर्टिकल को छोड़कर। 124 से लेकर 147 के बीच में जो आर्टिकल्स आपके सुप्रीम कोर्ट के, वो लगभग आपको पढ़ने पड़ते हैं सारे के सारे। फिर हाई कोर्ट पढ़ोगे तो आपको 214 से लेकर 231 तक के जो आर्टिकल है, इसमें से कुछ एक छोड़ सकते हो, बट आपको थोड़ा आइडिया सबका ही ले लेना चाहिए लगभग। बट सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा टाइम लगाना है, हाई कोर्ट में कम, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनी थी 1774 में। वहां से लेकर और पूरा का पूरा आगे का इतिहास पढ़ देना है, पूरा आगे का जो है नवीनतम चीजें भी इसके अंदर क्या हो रही है जुडिशरी में, वो सारी पढ़ लेनी है। नेक्स्ट आपका है पीआरआई। अगेन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से एक क्वेश्चन कंफर्म माना ही जाता है, ठीक है ना। पंचायती राज से एक क्वेश्चन आपका माना ही माना जाता है, तो पंचायती राज को बहुत ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो पंचायत और नगरपालिका 11वीं और 12वीं अनुसूची, इनके बारे में, इनसे संबंधित कमेटीज कौन कौन सी थी, कमेटीज कौन कौन सी थी मतलब समितियां कौन कौन सी बनाई थी हम लोगों ने। कमीशन बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई थी हम लोगों ने, अशोक मेहता बनाई थी, ठीक है। उसके बाद जीवीके राव थी, ठीक है, एलएम सिंघवी थी, गॉडगिल समिति थी। तो ये सारी समितियों के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेना, तो पंचायती राज पढ़ते टाइम इस प्रकार की अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पंचायती राज वाला टॉपिक तो ठीक ठाक पढ़ना ही है। नेक्स्ट आपका है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को ठीक ठाक पढ़ना है। वैसे तो संवैधानिक और असंवैधानिक संस्थाएं जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है, उनको पढ़ना है आपने, लेकिन उसमें स्पेशली जो मैं बता रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तो ठीक ठाक पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। आर्टिकल 324 जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। तो इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, उनके बारे में बातें आपको पता होनी चाहिए। एक जो है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, एक उसके अलावा 2 अन्य जो है अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो उनके पास क्या शक्तियां हैं, उनको हटाने का क्या प्रावधान है, नियुक्ति का क्या प्रावधान है, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के पास क्या क्या पावर्स है, तो वो सारी आपको पता होनी चाहिए।
तो इस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ठीक ठाक पढ़ना है। उसके बाद यूपीएससी और एसपीएससी के बारे में ठीक ठाक पता होना चाहिए। अब भी अगर आपके पास थोड़ा टाइम बचता है तो बाकी के जो संवैधानिक और असंवैधानिक संस्थाएं हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मोटे स्तर पर ये टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं आपको, ये कितने हैं मैंने गिने नहीं है, लेकिन इनको ठीक ठाक तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। इनका एक किसी स्टूडेंट का एक क्लास नोट्स जो है मैं आपको डाल दूंगा उसके अंदर, इसमें टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना। उसमें गलतियां तो मिलेगी कुछ एक, क्योंकि उस बच्चे ने लिखा है तो बच्चे का आपको पता है कि वो गलतियां कर सकता है, तो वर्ड्स को जो है अगर आप देख सकते हैं कि वर्ड्स के अंदर मिस्टेक मिलेगी, नो डाउट, बट फिर भी आपकी बहुत हेल्प हो सकती है अगर उस सीक्वेंस से आप पढ़ लेते हैं। तो वो 70-80 पेज के नोट्स है, वो एसएससी स्तर के हैं, क्योंकि यूपीएससी और उस एचएस स्तर के जो नोट्स बनवा रखे हैं क्लास में वो काफ़ी बड़े नोट्स है, तो वो आप नहीं पढ़ पाएंगे इतने कम टाइम में, और उनको समझने के लिए क्लास लेना जरूरी है मेरे ख्याल से। बिना क्लास लिए उनको सीधा समझने लग जाए तो वो केसेस वगैरह, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को वो एक होलिस्टिक नोट्स बनवा रखे हैं मैंने क्लास के अंदर, तो वो वाले तो काम के हैं नहीं आपके, लेकिन एक क्विक रिवीजन के लिए जो एसएससी वाले क्लास नोट्स के हैं, क्लास के नोट्स हैं, वो मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है ना। तो वो आप लोग एक बार पढ़ लेना है, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को यही पॉलिटी के अंदर जो है, जो मेनली जो टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, और आप लोग अपनी तैयारी को शुरू करो बहुत ढंग से, चाहे इन्हीं टॉपिक्स के साथ में शुरू कर दीजिएगा, एक एक करके पढ़ना शुरू करो, ठीक है ना। तो चीज़ें खत्म भी होगी, और पूरा जुनूनियत के साथ चैलेंज एक्सेप्ट कर लो कि करना है भाई साहब सिलेबस, मुझे हर हाल में खत्म करना है और निकालना है पेपर। ये जब माइंड सेट होगा ना तो चीज़ें अपने आप आसान भी होने लग जाएगी। स्पेशली ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट्स पे बहुत जोर दे दो, ओके, इन पर तो बहुत अच्छे से। उसके बाद चौथा फिर साइंस, हरियाणा जी के, इसके अलावा फिर करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इसी के साथ जो है ये वाली वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।